हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ पूजा एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19। हमारा चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में मैं कवर करूँगी। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो, एंड ये 3rd पार्ट मैं बना रही हूँ जो शुरू करेंगे हम गांधी इरविन पैक्ट से। तो चलिए बात करते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था। तो ये बात है जनवरी 25, 1931 की। गांधी जी को और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया गया। जो वो नमक सत्याग्रह कर रहे थे, सॉल्ट सत्याग्रह जो चला हुआ था, उसके उपलक्ष्य में गांधी जी को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने, और भी बहुत सारे लीडर्स को डाला था जेल में। तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि आप जाइए और वाइसरॉय से बात कीजिए। तो जो रिजल्ट था गांधी जी और वाइसरॉय के बीच में क्या बात हुई उसके डिस्कशन का, उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या था, कुछ बातें गांधी जी ने इरविन की मानी और कुछ इरविन ने गांधी जी की बातें मानी। ठीक है, एक मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने एक बातचीत में। तो इसमें देखो क्या होता है, ये बात है जैसे गांधी जी दिल्ली गए थे, दिल्ली फरवरी 14, 1931 को, और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। एंड देखो जो बात हुई, अब देखो इरविन ने जो गांधी जी की बातें मानी वो थी कि वो रिलीज कर देंगे सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को जो कन्विक्टेड नहीं होंगे वायलेंस के लिए, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया होगा, वो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल से रिहा कर देंगे। और रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जैसे उन्होंने फाइन डाला था लोगों पे तो वो उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा, लोगों से वो फाइन नहीं लिया जाएगा। एंड रिटर्न ऑल द लैंड्स, इन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों की ज़मीन भी हथिया ली थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मैं वो लैंड भी रिटर्न कर दूंगा, और जिन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी इस मूवमेंट के दौरान उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा था कि राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस, जो तट के किनारे विलेजेस थे उनको ये राइट दे देंगे कि वो नमक बना सकते हैं। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, मतलब अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से दुकानों के बाहर पोस्टर लेके खड़े हो उनके विरोध में, जैसे शराब के विरोध में या जो कपड़ा बाहर से आ रहा था उसके विरोध में, तो अगर पीसफुली कर रहे हो तो तुम्हें वो भी अधिकार दे दिया जाएगा। एंड विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस थे उनका विड्रॉल कर लिया जाएगा। पर 2 बातें थी जो वाइसरॉय ने गांधी जी की नहीं मानी। एक था, गांधी जी ने कहा था कि पुलिस पे पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि ये किसी को भी उठा के जेल में मारते हैं और जेल में डाल देते हैं और पिटाई भी करते हैं, तो के अधिकारों के बारे में भी और इनके ऊपर पुलिस के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात थी कि भगत सिंह जो थे उनको फांसी होनी थी, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी, तो उनको वो माफ़ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने गोलियां वगैरह चलाई थी संसद में, पार्लियामेंट में बॉम्ब वगैरह फेंका था, तो उस करके ये 2 बातें उसने नहीं मानी थी गांधी जी की। और गांधी जी को उसने कहा था कि आप सस्पेंड कर दो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करो एंड पार्टिसिपेट करो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आगे होने वाली थी। 3 फेज़ में चलेगी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एंड थर्ड। तो ठीक है, गांधी जी ने इरविन की बात मानी और इरविन ने गांधी जी की कुछ बातें मानी और ये गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप कि आपने अपनी किताब खोली होगी, तब आप समझ पाओगे इजीली इन चीज़ों को। अब देखो हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। देखो इसमें क्या था कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लेने का जो डिसीजन लिया था, इसके पीछे कारण थे। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने ख़त्म करने की सोची तो उसके पीछे कुछ कारण थे। वो कारण ये थे कि मास मूवमेंट को ज़्यादा लंबा नहीं चलाया जा सकता
क्योंकि लोगों को अपना घर खर्च भी देखना होता था। देखो अगर मास मूवमेंट का मतलब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, अब सारे लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अब वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, है ना, अब वो कमा नहीं पाएंगे, कुछ उनकी फसलें भी हैं, उनकी खेत भी हैं, अब वहाँ काम भी नहीं कर पाएंगे अगर वो मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो फिर उनका घर खर्च कैसे चलेगा, वो अपने परिवार को पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, है ना। और उस टाइम वैसे भी इतनी गरीबी थी और फसलें कभी खराब कभी कुछ हो जाता था, तो वो बहुत मुश्किल है कि एक मास मूवमेंट को लंबे टाइम तक चलाए रखना। अब क्या होता था, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जेल में डाल रही है, पिटाई कर रही है, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। फिर देखो सेकंड पॉइंट था कि कैपेसिटी ऑफ मासेस टू मेक सेक्रीफाइसेस इतना नहीं होता एज कंपेयर टू एक्टिविस्ट। जो लीडर्स होते हैं वो मतलब सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू मासेस। देखो भीड़ आपके साथ में चल पड़ेगी, धरना दे देगी, बट इस हद तक वो इन्वॉल्व नहीं होते कि हमारी जान चली जाए। हालांकि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग इस ही हद तक इन्वॉल्व होते थे, बट एक मास मूवमेंट और एक नेशन की लेवल पे बात की जाए तो लोग इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। हम जैसे गांधी जी ही थे, गांधी जी जब ये प्रोटेस्ट करते थे, हर एक चीज कर रहे थे, तो उनको खुद से कोई मतलब नहीं था इसका, क्योंकि गांधी जी तो ऐसे थे कि अगर मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, उनको मतलब कोई अपनी जान की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब देखो थर्ड पॉइंट बात करता है कि देयर वॉज अ साइन ऑफ एग्जॉशन। देखो जब कोई मूवमेंट 1 मंथ की बात हो, 2 मंथ की बात हो, 3 मंथ की बात हो, चलो 6 मंथ की बात हो, ये मूवमेंट साल से ऊपर तक चल रहे थे और अब लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं एक टाइम पे कि जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस अचीवमेंट्स के लिए वो ये मूवमेंट्स कर रहे हैं वो पा ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है चलो 1 महीने की बात हो जाएगा, 2 महीने, 6 महीने, साल तक मूवमेंट चल रहे, लोगों की जानें जा रही है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक मास मूवमेंट। अब शॉपकीपर थे, देखो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, सारा काम ठप है। अगर वो मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं तो वो अपने काम पे नहीं जा पाएंगे और इससे फिर क्या होगा, गरीबी आती है इससे बहुत ज़्यादा, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो गांधी जी ने डिसाइड किया था कि अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विड्रॉल कर लेंगे। तो ये था इवेल्युएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखो अब यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा है कंपैरिजन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंपैरिजन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। देखो जो फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका ऑब्जेक्टिव था होम रूल। वो चाहते थे कि मतलब हमें अपने देश में छोटी मोटी सरकारें, सेंटर में तो गवर्नमेंट रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, बट हमें छोटा मोटा शासन करने के लिए तो मिले, और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अपने पास में रखे। तो ये डिफरेंस था। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो उन्होंने ये होम रूल की डिमांड थी, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पूर्ण स्वराज, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उनका ये ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। अब देखो सेकंड पॉइंट में की बात करें तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे किसी भी लॉ का वायलेंस नहीं किया गया, बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसका तो स्टार्टिंग ही लॉ के वायलेशन से की गई थी, क्योंकि नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, नमक को अपनी हथेली में लेके, तो इसकी स्टार्टिंग ही वायलेशन ऑफ लॉ के साथ हुई थी। अब देखो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना उसमें लोगों ने बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। बट अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये चीज़ देखी जाए तो इसमें लोगों ने इतनी नौकरियां अपनी नहीं छोड़ी थी, और जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा कम था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उस टाइम उनका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो उस टाइम बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी, और पार्टिसिपेशन मुस्लिम का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कोई करते नहीं थे मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट, अगर कोई करे भी तो उनके लीडर उनको भड़का देते थे कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो तुम्हारा पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अब देखो, जो गांव के किसान थे वो सड़क पे उतर आए थे, और बिजनेसमैन भी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और जितने लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जेल में डाला गया था ना, वो 3 गुना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। उस टाइम इतने लोगों को जेल में नहीं डाला गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, बट अभी मतलब लोगों को 3 गुना था उसका। 80,000 के करीब मैंने पढ़ा था, इससे भी ज़्यादा लोगों को अंग्रेजों ने उठा के जेल में डाला था। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना बड़ा डिफरेंस था इन दोनों मूवमेंट्स में। बट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, बात करेंगे हम कराची सेशन जो था 1931 में, उसके बारे में। देखो क्या होता है, मार्च की बात है 1931 में, एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट कराची। कराची में एक स्पेशल कांग्रेस का सेशन रखा गया टू एंडोर्स गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया था, गांधी इरविन पैक्ट जिसको कहा गया, उसके लिए रखा गया था ये। तो ये था 6 डे बिफोर द सेशन। इस सेशन के 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। तो जब गांधी जी इस सेशन को अटेंड करने के लिए कराची जा रहे थे, तो उनका स्वागत जो था ना, हर जगह मतलब काले झंडे, ब्लैक फ्लैग दिखा के किया गया था। जो पंजाब नौजवान भारत सभा के लोग थे, उन्होंने गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध किया था इस टाइम पे। गांधी जी को मतलब बहुत कुछ सुनना और देखना पड़ा था इस टाइम पे, और हर जगह उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। बात ऐसी नहीं है, गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी उनको बचाने की, बट गांधी इरविन पैक्ट जो अगर वो साइन नहीं करते तो शायद वो रोक सकते थे फांसी, बट वैसा नहीं हुआ। गांधी जी ने इनफॉर्मली बहुत कोशिश की थी, बट नहीं रोक पाए। और कहीं ना कहीं ये उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी था, क्योंकि वो सख्त खिलाफ थे वॉयलेंस के। वो बिल्कुल भी मतलब हिंसा के विरुद्ध, वो मतलब हिंसा के विरुद्ध थे, वो हिंसा के फेवर में कभी भी नहीं थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो इस मामले में, तो शायद कहीं ना कहीं, बट लोग आज गांधी जी को बहुत उस चीज़ के लिए कहते हैं कि वो कर सकते थे, बट उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, इनफॉर्मली उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बट नहीं रोक पाए थे वो। एंड जब कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची, देखो जब ये सेशन हुआ तो वहाँ पे जो जो बातें हुई, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया था कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, इनकी ब्रेवरी की बहुत तारीफ की थी, कि मतलब इतनी बहादुर तरीके से वो फांसी पे चढ़ गए। एक आंख में आंसू नहीं, एक चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं कि उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इतनी ब्रेवरी से वो फांसी पे चढ़े थे। तो गांधी जी ने उसकी सराहना की थी, बट उनके तरीकों की सराहना बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। अब देखो, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। जो जो उस पैक्ट में बातें हमने पीछे पढ़ी, बस उन्हीं के बारे में बात की गई, और कहा गया कि हमारा एम है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे इस टाइम पे। एक फंडामेंटल राइट्स को लेके था, ये देखो यहाँ पे लिखा है फ्री स्पीच, है ना, फ्री प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एक मतलब 2 रेजोल्यूशन जो थे वो थे फंडामेंटल राइट पे, और दूसरा था नेशनल रेजोल्यूशन प्रोग्राम। इसमें था कि जो लोग टैक्स देते हैं सरकार को वो कम किया जाए, और जो जिस जमीन से किसान को कमाई नहीं हो रही है तो उस पे जो इतना डबल ट्रिपल टैक्स लगा है उसको भी खत्म किया जाए। मतलब अगर जमीन पे किसान को कमाई ही नहीं हो रही है तो फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करे। अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनके बारे में फटाफट से बात करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। अब देखो, जो वाइसरॉय था इंडिया का उस टाइम पे वो था लॉर्ड इरविन, और जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का वो था रामसे मैकडोनल्ड। ये अग्री हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, और ये एज ए रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम एक टेबल पे बैठ रही थी इंडियन के साथ। वो वैसे हमारे साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने हमारे इतने हालत ख़राब की थी हमारे देश में, वो मतलब हमें एकदम से
इतना नीच और गुलाम मानते थे अपना, बट ये फर्स्ट टाइम था कि इंडिया के लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट आमने सामने इक्वल एक टेबल पे बैठेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम पे था। अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, देखो इसमें क्या था, लंदन में थी ये, लंदन इंग्लैंड में है। नवंबर 1930 को हुई और जनवरी 1931 तक चली, नवंबर दिसंबर जनवरी। इन्होंने क्या किया, लोगों को इनवाइट किया, बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी आए ही नहीं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो कोई आए ही नहीं। बट इंडिया से और लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, देखो अलवर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा, भोपाल के नवाब, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो मुस्लिम लीग थी, यहाँ से आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना हैं, देखो ये कुछ लीडर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा के लोग वहाँ पे गए थे। फिर वुमेन की तरफ, जो वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो थी बेगम जहानारा शाहनवाज, राधाबाई, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से B.R. अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थे नरेंद्र नाथ, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट जो आउटकम था इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो कुछ भी नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं हुई। गए लोग वहाँ घूमे फिरे लंदन में और सारे वापस आ गए, कोई इसका मतलब आउटकम नहीं निकला। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें नहीं पार्टिसिपेट करती है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाया जाए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ये हुई थी सितंबर 7, 1931 से लेकर चली थी दिसंबर 1 तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चली थी। और इसमें देखो जो इंडियन लिबरल पार्टी के मेंबर थे ना, तेज बहादुर जी, CY चिंतामणि, इन्होंने गांधी जी को अपील किया था कि आप वाइसरॉय से बात करो और इसमें मतलब पार्टिसिपेट करो। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इस टाइम पे, फिर गांधी जी मान रहे थे कि चलो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं जाता हूँ और वहाँ रखते हैं अपनी बातों को, देखते तो हैं कि ये अंग्रेज क्या बोलेंगे और चाहते क्या हैं। ये उनका मोटिव तो सिंपल था, डिवाइड एंड रूल, बट और उनका था कि बुलाओ इन इंडियंस को, लंदन घुमाओ फिराओ यहाँ पे, और जो इन्होंने तहलका इंडिया में मचाया है, इतने मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनको दबाने का ही कारण था, ये यही चाहते थे। बट इस टाइम पे भी एक गांधी जी गए थे इसमें और 2-3 लीडर गांधी जी के साथ और थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगेन प्रिंसली स्टेट से ये अलवर ऑफ महाराजा ऑफ अलवर, बड़ौदा के महाराजा, भोपाल के नवाब, कच्छ के महाराव, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों कॉन्फ्रेंस में गए हैं ना, अब लंदन भी तो घूमना था। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। इंडियन वुमेन की तरफ से सरोजनी नायडू जी ने भी अभी पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और ये सारा वही अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CP रामास्वामी अय्यर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे ना इस टाइम पे चल रहे थे यहाँ पे इलेक्शन, और जो वाइसरॉय था वो भी चेंज हुआ। देखो लॉर्ड इरविन था वाइसरॉय, बट वो अब उसका 1931 में कार्यकाल खत्म हुआ था और लॉर्ड विलिंगडन वाइसरॉय आया था इंडिया का बन के, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी बदली थी। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर थोड़ा गुस्सा भी थे कि जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो अंग्रेज़ों को भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा, मतलब डेथें भी हुई थी अंग्रेज़ों की, तो वो उससे भी परेशान थे। तो और उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंडियन है इनको अपने मतलब बराबर में मत बिठाओ, ये गुलाम हैं हमारे। इन्होंने इस तरह से मतलब वहाँ पे इंसल्ट की थी, बातें की थी। ये कभी हमें अपने इक्वल तो मानते ही नहीं थे, ऐसे भी नहीं मानते थे। और फिर क्या हुआ, एट द कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने क्लेम किया था कि वो मतलब पूरे भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि नहीं, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे इंडिया की, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को, हम हर जगह से अलग अलग लोगों ने जो पार्टिसिपेशन किया था। देखो गाइज, इंडिया में
खुद ही इतना डिवीज़न था, मतलब सोसाइटी इतनी बंटी हुई थी कि हर एक को समझा पाना और हर एक के दिमाग में एक चीज़ डाल पाना, लोगों को जोड़ कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और अंग्रेज उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। उनका सिंपल सा फंडा था, इनको भड़काओ, इनको मैनिपुलेट करो, डिवाइड करो और रूल करो, ये इसी के लायक हैं। बट उस टाइम सोसाइटी का हाल भी ऐसा ही था। अब देखो आगे हम बात करेंगे कि गांधी जी ने पॉइंट आउट किया, गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप करनी चाहिए इक्वलिटी के बेसिस पे। और तो उससे तो वो चिढ़ गए, भाई अच्छा इंडियन हमारे इक्वल में बैठेंगे अब। एंड उन्होंने यही डिमांड की थी, अपनी दी थी गांधी जी ने, कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। अब देखो दिस सेशन सून गोट डेडलॉक, ये सेशन भी जल्दी से अब खत्म होगा। इसमें इसके आउटकम क्या रहे थे? इसके आउटकम कुछ नहीं थे, किसी लैक ऑफ अग्रीमेंट, किसी में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं सुनी, तो कोई इसका ऐसा आउटकम निकल के नहीं आया। बट कुछ 2-3 पॉइंट्स थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बना देंगे हम, उन्होंने ये कहा। सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाएंगे एक। 3 एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट्स को देखेगी। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियंस फेल टू अग्री। अब यहाँ पे भी क्या हुआ देखो, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया टू कंसीड द बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम। हमारी तो फर्स्ट डिमांड थी हमें आज़ादी दो, हम हमारे में जो भी, चलो जो कुछ भी हो रहा है, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो हम अपने संविधान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख लेंगे, आप हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दो। बट फिर वो हुआ नहीं और गांधी जी आ गए। दिसंबर 28, 1931 को गांधी जी भारत वापस आ गए। अब कुछ आउटकम नहीं निकला तो इन्होंने 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगेन रख दी। ये रखी इन्होंने 1932 में नवंबर 17 और दिसंबर 24 तक ही चली ये। एंड इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी जी ने इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और इग्नोर किया। और अदर इंडियन ने भी, अब वो 1-2 बार जाया लंदन, बार बार क्या करेंगे वहाँ एक ही जगह घूम के, तो और भी बहुत सारी पार्टीज थी इंडिया की, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट BR अम्बेडकर जी गए थे, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड अगेन लाइक इन द 2 प्रीवियस कॉन्फ्रेंस लिटिल वॉज, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अचीवमेंट 1-2 पॉइंट्स की हुई होगी, बट ऐसा कोई बड़ा आउटकम निकल के नहीं आया। जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी इन 3 कॉन्फ्रेंस में, उनको वाइट पेपर पे पब्लिश किया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम की, क्यों इस मूवमेंट का विड्रॉल किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।